हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर मिल रहे हैं उदय बैच के अंदर, और इस बैच में आपको पढ़ाई जा रही है कक्षा 9 की हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं आगे और आज बात करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कौन से चैप्टर को समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक शानदार चैप्टर जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन, और इस चैप्टर को लिखा है महादेवी वर्मा ने। वैसे तो हम सभी का बचपन बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी अनोखी बातों से भरा होता है, पर क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे पल हैं, आपके बचपन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके हमेशा जहन में रहें? जी हाँ बच्चों, हमेशा बचपन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जहन के अंदर रह जाती हैं, जो आपको हमेशा याद रह जाती हैं। और ऐसी ही कुछ बातें महादेवी वर्मा इस पाठ के माध्यम से बताती हैं कि किस तरीके से मेरा बचपन था। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, बढ़ते हैं आगे और इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना हम एक अनोखे क्रम में। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक परिचय की, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, लेखक कौन थे इस चैप्टर की, ये हम जानेंगे। और फिर जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन सी बातें हैं ऐसी हैं जो हमें बताई जा रही हैं, यानी कि चैप्टर का परिचय क्या है, चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें, पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे और जानेंगे पाठ के प्रश्न उत्तरों को। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं लेखक परिचय की। तो इस चैप्टर की जो लेखिका है उनका नाम है महादेवी वर्मा। इनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुई थी 1987 में। अगर इनकी मुख्य विधाओं की बात करें, यानी कि किस तरीके से उनका लिखना हुआ, कौन कौन सी विधाओं में वो लिखती थी, तो लगभग लगभग हिंदी की हर विधा में उनके हस्ताक्षर माने जाते हैं। जैसे कविता की बात हो, उपन्यास की बात हो, लघु कथा, संस्मरण, हर विधा में कुछ ना कुछ योगदान उनकी तरफ से देखने को मिलता ही है। और यदि उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो देखो बेटा, यामा, निहार, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, ये सारी चीज़ें उनकी जो है वो प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। अब देखो यहाँ एक चीज़ समझ लो, ये चीज़ क्यों बताई जाती है कि किस लेखक की कौन सी रचना होती है। ये देखो बेटा, दो तरीके से बेनिफिशियल होता है। एक तो ये कि आपको कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, उस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कि जीवन में कभी ना कभी तो ये चीज़ काम में आएगी ही, क्योंकि देखो, ज्ञान और तपस्या जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जितना सीख सकें, जितना जान सकें, उतना जानिए, क्योंकि जितना आपका ज्ञान होगा जीवन में कहीं ना कहीं वो आपको काम में आएगा। जितनी आपने तपस्या की होगी, अब तपस्या मतलब ये नहीं है कि माला लेके बैठ जाना है। तपस्या का अर्थ है जीवन में संघर्षों को झेलना, जीवन में नई चीज़ों को सीखना और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना। जिसकी तपस्या जितनी बड़ी होगी ना, उसको फल भी उतना बड़ा ही मिलता है। ठीक है, अब ये बात क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि महादेवी वर्मा का जो जीवन है ना, वो भी तपस्या से भरा है। कई सारी चीज़ें उन्होंने देखी अपने जीवन में, कई सारी चीज़ों को झेला। स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भी इनकी जो है सक्रिय भूमिका रही। तो कई चीज़ों को झेलते हुए वो आगे बढ़ी और एक बड़ी लेखिका के रूप में उभरी। तो इस तरीके से बच्चों, ये तो था उनका साहित्यिक परिचय। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि भाई ये चैप्टर हमसे क्या कहता है। देखो, मेरे बचपन के दिन जो चैप्टर है ना, ये महादेवी वर्मा के व्यक्तिगत जीवन की स्मृतियां हैं, यानी कि जब वो बच्ची थी और पढ़ रही थी, ठीक है, तो उस दौर में उन्होंने कौन कौन से ऐसे अनुभव हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें देखी जो उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की। तो मूलतः ये जो है वो लेखिका के व्यक्तिगत जीवन की यात्राएं हैं, और इसको लिखा गया है संस्मरण शैली में। अब यहाँ एक बात समझ लो कि भाई संस्मरण क्या होता है। संस्मरण देखो, संस्मरण में जुड़ा है स्मरण। अब इस बात को समझ लो कि भाई संस्मरण क्या चीज है। संस्मरण ना एक हिंदी की विधा है जिसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर अपने पुराने अनुभवों को लिखता है, यानी कि जो कुछ भी लेखक के साथ या लेखिका के साथ अतीत में घट चुका है, उसको याद करते हुए वह वर्तमान में लिखता है, और इस विधा को कहा जाता है संस्मरण। तो लेखिका महादेवी वर्मा संस्मरण की बड़ी लेखिका हैं। चाहे उनका संस्मरण रामा हो, चाहे ये संस्मरण जिसको आप पढ़ रहे हैं मेरे अतीत के दिन, तो इस तरीके से कई ऐसे संस्मरण हैं, कई ऐसी बातें हैं जो महादेवी वर्मा ने अपने लेखनी के माध्यम से अपने साहित्य में उतारी हैं। तो ये था बेटा इस चैप्टर का इंट्रो की, ये चैप्टर किस चीज़ को लेकर है। अब बढ़ते हैं बेटा चैप्टर की ओर, समझते हैं कि चैप्टर हमसे क्या कहता है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लेखिका हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, जो लेखिका हमें बताती हैं। तो देखिए, शुरुआत वहीं से होती है कि बचपन की स्मृतियों में से विविध चित्र आकर्षक होते हैं। कभी कभी लगता है जैसे सपनों मैं सब देखा हो, कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो देखो, होता यह है कि लेखिका शुरुआत तो अच्छे तरीके से करती हैं और फिर बताती हैं कि भाई वो अपने परिवार में जो थी ना,
वो 200 वर्ष में पहली लड़की थी। यानी कि देखो होता ये था कि उनके परिवार में 200 वर्ष से कोई भी लड़की नहीं हुई थी। लेखिका जो थी वो पहली लड़की थी। और उनके जो बाबा थे यानी कि दादा थे, वो बहुत ज़्यादा दुर्गा पूजा किया करते थे। ठीक है, तो जब लेखिका उनके घर हुई, लेखिका का जन्म उनके घर हुआ, तो उन्होंने ये मान लिया कि भाई माँ दुर्गा का आशीर्वाद जो है वो हमें पुत्री के रूप में, यानी कि अपनी जो बालिका है उसके रूप में हमें प्राप्त हुआ। और फिर यहीं से शुरू होती है लेखिका की जीवन यात्रा। बाबा जो थे यानी कि उनके जो दादा थे वो उन पर बहुत ध्यान देते थे। वो ये बात कहते भी थे कि भाई इसको ना बहुत विद्वान बनाना है। और देखो आगे क्या होता है कि लेखिका जो बताती हैं अपने परिवार के बारे में कि भाई जो दौर था, देखो लेखिका का जन्म होता है 1900 में, ठीक है, यानी 1907 में। उस दौर में भारत में गुलामी थी, और जब गुलामी थी तो अशिक्षा तो निश्चित रूप से होगी ही। और अशिक्षित परिवारों में, रूढ़िवादी परिवारों में बेटियों की शिक्षा पर, बेटियों के रहन सहन पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता था उस समय। तो इस बात को लेखिका इंगित करते हुए कहती हैं कि भाई उस समय का जो माहौल था, उस समय में जो रूढ़ियाँ थीं लड़कियों को लेकर, उन सारी रूढ़ियों का जो केंद्र था या उस सारी रूढ़ियों से मुझे नहीं गुजरना पड़ा, क्योंकि मेरा परिवार जो था वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो पढ़ाई लिखाई का एक फ़ायदा तो आपको ये पता चला कि भाई रहन सहन का तरीका, सोचने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, वही बात लेखिका अपनी लेखनी में कहती हैं। आगे बताती हैं लेखिका कि बाबा जो थे यानी कि जो उनके दादा थे वो क्या थे, फारसी और उर्दू जानते थे, पिता अंग्रेजी पढ़े थे। ठीक है, और माता जो थी वो हिंदी लेकर आई थी, क्योंकि उनके घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अब उनकी माता जी कहाँ से थी भैया, तो उनकी माता जी जबलपुर से आई थी। वे अपने साथ हिंदी का वातावरण लाई थी। पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। अब पंचतंत्र क्या है बेटा, तो देखो पंचतंत्र जो है ना वो एक कहानी संग्रह है जिसे लिखा था विष्णु शर्मा ने। और क्यों लिखा था, होता यह है कि भाई राजा के 4 बच्चे होते हैं और बड़े ही शरारती बच्चे, पढ़ते वढ़ते नहीं हैं, तो वो बड़े परेशान होते हैं और जाते हैं विष्णु शर्मा के पास। विष्णु शर्मा कहते हैं कि हम सिखा देंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। और यही से जन्म होता है पंचतंत्र का। तो कहानी के माध्यम से बच्चों को सीख दी जाती है, वो पंचतंत्र कहलाता है। अब देखिए बच्चा, बढ़ते हैं कहानी में, आगे देखते हैं क्या होता है। उनके जो दादा है ना वो ये बात कहते हैं कि भैया हम जो है ना अपनी बच्ची को, अपनी नाती को बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो भाई वो क्या करते हैं कि विदुषी बनाएंगे। अब विदुषी बनाने के लिए क्या करना होता है, पढ़ना होता है भाई, पढ़ाना होता है। तो यही से लेखिका के पढ़ने पढ़ाने की यात्रा शुरू हो जाती है। लेखिका का जो घर का माहौल था उसमें सभी लोग शिक्षित थे, तो सबकी बुद्धि अच्छी चलती थी, सबको पता था कि जीवन में पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व होता है। फिर आगे जो लेखिका के दादा होते हैं वो उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। तो देखो भैया, पहले वो प्रयास करते हैं लेखिका उर्दू और फारसी सीख ले, लेकिन वो चीज़ उसके वश में नहीं होती। वो चीज़ जो होती है लेखिका चाह के भी नहीं कर पाती, क्योंकि होता ये है कि जब लेखिका को सिखाने के लिए मौलवी साहब घर आते हैं, ठीक है, उर्दू सिखाने के लिए मौलवी साहब घर आते हैं, तो डर के मारे लेखिका चारपाई के नीचे छुप जाती है। और एक बार लेखिका जब छुप गई तो छुप गई। इस बात का क्रम चलता रहता है। मौलवी साहब कहते हैं कि यार ठीक है, अब तो बच्ची ने सीख लिया। इस तरीके से लेखिका उर्दू नहीं सीख पाती है। और इसी क्रम में फिर आते हैं पंडित जी। तो पंडित जी उन्हें सिखाते हैं क्या, संस्कृत। माँ उनकी जो होती है वो थोड़ी बहुत संस्कृत जानती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें संस्कृत में जानती हैं, क्योंकि उनकी माँ की विशेष रुचि गीता में थी। पूजा पाठ करते समय वो भी बैठ जाया करती थी, यानी कि लेखिका भी गीता सुनती थी और समझती थी। ठीक है, तो इस तरीके से उन पर घर की शिक्षा दीक्षा जो होती है, घर के अंदर रहना सीखना शुरू होता है। ठीक है, अब आगे की पढ़ाई करने के लिए होता ये है कि भैया जो हमारी लेखिका होती हैं वो जाती हैं मिशन स्कूल। ठीक है, और मिशन स्कूल से ही उनकी जो है वो मुख्य शिक्षा दीक्षा शुरू होती है। एक बच्ची के महादेवी वर्मा बनने का सफ़र जो होता है वो यहीं से शुरू होता है। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगता, वहाँ जाना बंद कर दिया, जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझे क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों का एक ही मैस था, उसमें ना प्याज तक नहीं बनता था। तो देखो बेटा, होता ये है कि मिशन स्कूल में तो एडमिशन हो जाता है, पर लेखिका का पढ़ने में मन नहीं लगता। जो सारी बातें जो बच्चे करते हैं, बच्चे जिस तरीके से स्कूल जाने में नखरे दिखाते हैं कि मम्मी पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसी तरीके से लेखिका भी किया करती थी। तो वही लेखिका के परिवार वाले क्या करते हैं कि स्कूल बदलवा देते हैं। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ते हैं।
अब होता क्या है कि लेखिका का जो एडमिशन होता है वो दूसरे स्कूल में कराया जाता है, ठीक है, यानी कि क्रॉस टू वेट गर्ल्स स्कूल में किया जाता है। और यहाँ लेखिका का मन लगने भी लगता है, लेखिका 5वीं क्लास में यहाँ से जाती है, ठीक है, और कुछ सहेलियाँ बनती हैं। उसी सारी चीज़ों को बताया गया है कि भाई उनका जो मैथ्स था ना वो ठीक ठाक मैथ्स था, कि भाई वहाँ प्याज भी नहीं बनती थी। अब देखो आगे क्या होता है इस पाठ में। होता ये है कि छात्रावास के विषय में बताती है लेखिका कि कैसा छात्रावास था। तो यहाँ समझ लीजिए, हर हॉस्टल की तरह, हर छात्रावास की तरह कुछ दोस्त बनेंगे। एक ही कमरे में 4 लोग रहते हैं, तो इसी तरीके से वहाँ भी 4 लोग रहते थे। और उनमें ना कुछ इनकी सहेलियाँ भी होती हैं। जैसे पहली जो उनकी सहेली बनती है वो बनती है सुभद्रा कुमारी, ठीक है। वो 7वें दर्जे में थी, ठीक है, मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती थी। तो देखो बेटा, यहाँ ना एक बात दिखाई गई है कि एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि वो कविता लिखती थी, और जो खुद अच्छी कवित्री होती हैं, जो बड़ी कवित्री होती है, वो कहती थी कि हम भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, हम भी थोड़ा बहुत तुक मिला लेते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी बात भी कह रही हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, मीरा के पद विशेष रूप से माँ गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था प्रभात गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैं भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क से किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ लिया और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। तो बेटा होता ये है, इनकी जो सहेली होती है सुभद्रा कुमारी जी, वो कहती हैं कि भैया आप, लेखिका से कहती हैं कि क्या तुम कविता लिखती हो, और लेखिका मना कर देती है। पर होता ये है कि भाई वो एक बार तलाशी लेती हैं इनकी डेस्क की और बहुत सारी कविताएं मिल जाती हैं। और इन सारी कविताओं को जो इनकी सहेली होती है सुभद्रा कुमारी, वो पूरे में यानी कि पूरे के पूरे हॉस्टल में दिखा कर आती हैं, यानी कि पूरे हॉस्टल में बता देती हैं कि देखो भैया ये भी कविता लिखती, पर ये बताती नहीं है। तो इस तरीके से लेखिका की जो होती है वो मित्रता हो जाती है, और जब मित्रता हो जाती है तो भाई गहरी मित्रता होती है, मित्रता आगे बढ़ जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है। देखो इनकी जो कविताएं होती हैं उन्हें ना स्त्री दर्पण नामक एक पत्रिका निकला करती थी उस समय, तो वहाँ वो भेज देती हैं, ठीक है, और तुकबंदी भी अपनी छपवा देती हैं। फिर धीरे 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 क्या होता है कि बेटा ये जो दौर होता है ना, ये दौर होता है हिंदी सम्मेलन का, यानी कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा होता है इस दौर में। तो कविता सम्मेलन होते हैं, कई तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा होता है। इसी प्रचार प्रसार में क्या होता है कि 1917 का वो दौर आ जाता है जहाँ से कविताओं का प्रचार प्रसार होता है, ठीक है। और इसी उपरांत भाई उनका गांधी सत्याग्रह भी आरंभ हो जाता है। अब जब गांधी सत्याग्रह आरंभ हो जाता है तो आनंद भवन जो होता है वो संघर्ष का केंद्र होता है, जहां हिंदी का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, और ठीक है, और गांधी सत्याग्रह का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। तो देखो बेटा यहाँ एक चीज समझ लो, 1900 के दौर में केवल आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, कई और बड़े आंदोलन भी चलाए जा रहे थे। जैसे हिंदी आंदोलन भी चल रहा था उस समय। ये तय किया जा रहा था कि हिंदी का स्वरूप क्या होगा, भाषा कैसी होगी, कैसे हिंदी खड़ी हिंदी होगी, ये सारी चीज़ें भी उस समय हो रही थी, ठीक है। तो इन सारी ध्रुवों में, इन सारी घटनाओं में कहीं ना कहीं लेखिका भी सम्मिलित होती हैं, और इस तरीके से वो अपने आप को व्यक्त करती हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। देखो होता यह है कि जो दौर चल रहा होता है ना कवि सम्मेलनों का, तो इस कवि सम्मेलन का कोई ना कोई अध्यक्ष होता है, यानी कि जो सारी के सारी कवि सम्मेलन का सर्वश्रेष्ठ कवि होगा उसको ही कवि अध्यक्ष बनाया जाता है, या सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उस दौर में लेखिका ये बता रही हैं कि कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक अध्यक्ष होते थे, कभी रत्नाकर जी भी होते थे। अब यहाँ बेटा 3 लेखकों का नाम आया है, कौन कौन का? हरिऔध, ठीक है, हरिऔध के बाद आया है श्रीधर पाठक का, और फिर आया है रत्नाकर जी का। तो तीनों लेखक अपने अपने समय के बहुत विशेष लेखक हैं, माने हुए हिंदी के लेखक हैं, ठीक है। तो ये कभी ना कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, और सुनना भाई कविताएं इनके अंडर ही हुआ करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से कविताएं गुनगुनाई जाती थी। अब होता ये है कि एक बार कवि, जो हमारी कवयित्री होती हैं, जो हमारी लेखिका होती हैं, उन्हें भी मौका मिलता है कवयित्री में, यानी कि कवि सम्मेलन में सुनाने के लिए।
और उनको एक फर्स्ट प्राइज भी मिलता है, प्रथम पुरस्कार भी मिलता है, जो इन्हें ना स्वर्ण पदक से कम नहीं लगता है। कि भाई कितनी अच्छी बात। देखो शुरुआत में ना जब आप कोई काम करते हैं और उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलता है, यानी कि प्रशंसा मिलती है, तो आपको बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये जीवन ये जो है ना, ये जो पुरस्कार था, ये लेखिका के जीवन का पहला पुरस्कार था। तो लेखिका को भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई वाह, हम भी कुछ है, हमें भी कुछ मिला। इस तरीके से उनका जीवन घटता रहता है। अब देखिए होता यह है, लेखिका आगे जाकर एक विशेष घटना का जिक्र करती है। वो घटना यह है कि एक बार होता यह है कि लेखिका को एक कविता सुनाने पर चांदी का कटोरा मिलता है। ठीक है, देखो होता यह है, कवि बनने में ना बहुत फायदे हैं। अगर आप अच्छे कवि हो जाइए तो प्रसिद्धि तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा इनाम भी मिले। हिंदी साहित्य में, हिंदी की दुनिया में एक कई ऐसे कवि हुए हैं जिनकी कविताओं की कीमत बहुत थी। जैसे एक कवि हुए हैं बिहारी, बिहारी की एक एक कविता पर ना, एक एक दोहे पर उन्हें सोने की अशर्फियाँ दी जाती थी। तो सोचिए उस समय की अशर्फियाँ और आज सोने का रेट क्या होगा, और बिहारी के लिखने की क्षमता क्या होगी उस समय। तो इस तरीके से ऐसे कई कवि हमको मिलते हैं। अब देखिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। होता यह है कि भाई लेखिका को मिलता है एक चांदी का कटोरा, और ये चांदी का कटोरा होता है उसकी कविता का पारितोषिक, यानी कि कविता का इनाम। अब चांदी का कटोरा पाकर लेखिका हो जाती है बहुत ही खुश, यानी कि गदगद, और इसी प्रसन्नता में वो चांदी का कटोरा सबको बताती है। महादेवी जी जो है वो चांदी का कटोरा सुभद्रा जी को बताती हैं कि भैया देखो, हमने कविता सुनाई थी और इस कविता सुनाने के बदले हमें चांदी का कटोरा मिला। और इसी चक्कर में सुभद्रा जी कहती हैं कि भैया इस चांदी के कटोरे में हमें खीर बना के खिला देना। तो इस तरीके से एक बातचीत होती है और समय जो है वो आगे बढ़ जाता है। एक बार होता ये है कि महात्मा गांधी वहीं पधारते हैं। ठीक है, आनंद भवन में जो है वो महात्मा गांधी जी आते हैं, जिन्हें बापू कहा गया है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये जो कटोरा है ना, वो गलती से ये दिखा देती हैं किसको, महात्मा गांधी को, कि देखो बापू, मुझे ना कविता सुनाने के बदले एक मस्त कटोरा मिला है। और बापू कहते हैं अच्छा बात है, चलो। और बापू कहते हैं कि भाई ये कटोरा तो हमें चाहिए। सुभद्रा कुमारी जी, सॉरी, जो हमारी लेखिका होती हैं ना महादेवी वर्मा, वो इस चीज़ को मना नहीं कर पाती हैं और ये कटोरा उन्हें दे देती हैं। और जब वो वापस घर आती हैं, यानी कि वापस लौटकर अपने हॉस्टल आती हैं, तो उन्हें बताती हैं सुभद्रा जी को, ये जो कटोरा था ना वो तो चला गया। तो सुभद्रा जी कहती हैं कि भैया खीर खिलाने की बात हुई थी, अब चाहे तुम पीतल के कटोरे में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ, चाहे किसी भी चीज़ में खिलाओ, लेकिन मुझे खीर खिलाओ। तो इस तरीके से ये सारा वृत्तांत होता है। इस तरीके से उन दोनों की बॉन्डिंग भी बढ़ती है कि भाई चलो ठीक है, चांदी का कटोरा छोड़ो, दोस्त ऐसा है कि जिसमें खिला दो उसमें मान जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक शानदार घटना होती है। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए कुछ समय बाद ये होता है कि जो सुभद्रा जी हैं वो हॉस्टल छोड़कर चली जाती हैं, और उसके बाद जब सुभद्रा जी हॉस्टल छोड़कर चली जाती हैं तो उनके स्थान पर एक और दूसरी लड़की जो है वो आती है, जिसका नाम होता है ज़ैबुनिसा। और ये ज़ैबुनिसा जो होती है वो महाराष्ट्र से आती हैं। ठीक है, यानी कि मराठवाड़ा का जो एरिया है वहाँ से आती हैं। तो उनकी वेशभूषा के बारे में भी इस पार्ट में बताया गया है कि जिस तरीके से मराठी स्त्रियाँ कपड़े पहनती हैं उसी तरीके से ज़ैबुनिसा भी कपड़े पहनती थी। भाषा का अंतर था ज़ैबुनिसा के अंदर की, जिस तरीके से एक क्षेत्र की भाषा निश्चित होती है और हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमारी भाषा का अंतर वहाँ झलकता है, उसी तरीके से ज़ैबुनिसा की भाषा का अंतर भी वहाँ झलकता था। पर एक अच्छी बात ये थी कि ज़ैबुनिसा जो थी वो बड़ी ही सहयोगी नेचर की थी, यानी कि बहुत ही सहयोग करने वाली थी। वह लेखिका की छोटी मोटी मदद कर दिया करती थी, कभी उसकी डेस्क पर पड़ी किताबें संभाल दिया करती थी, कभी छोटे मोटे काम करके इस तरीके से वो अपना सहयोग जो है वो लेखिका के प्रति व्यक्त किया करती थी। ठीक है, और लेखिका को भी ये अच्छा था कि भाई चलो कोई मेरा सहयोग कर देता है तो उसको कविता लिखने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाया करता था। ठीक है, चलो बच्चा बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि देखो होता क्या है। जब ज़ैबुनिसा आई और उनसे मिलना जुलना हुआ तो वहाँ एक और स्त्री थी जिसका नाम था उस्तानी जी। तो भाई उस्तानी जी क्या थी कि जब भी ज़ैबुनिसा हिंदी में मतलब बात किया करती थी मराठी वगैरह में, तो भाषा का अंतर हुआ करता था, तो उस्तानी जी उसको टोक दिया करती थी कि भाई इस तरीके से टोक दिया करती थी। ठीक है, और वो भी उसको कह देती थी कि भाई ये तो कौआ है, तो फिर वो भी उसको रिटर्न कहती थी कि भाई मराठी कौआ है, मराठी बोल रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच व्यंग हुआ करता था, जो कि हल्का फुल्का हमको देखने के लिए हर जगह मिलता है। अब यहाँ लेखिका एक और बात बताती हैं जो उस दौर की बात थी कि उस दौर में कहीं कोई सांप्रदायिकता देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है, जिस दौर में लेखिका पढ़ रही थी, यानी कि 1920 के आसपास कोई भी सांप्रदायिक माहौल नहीं हुआ करता था, और इसी बात को वो
घटना के नाम से व्यक्त करती हैं, घटना बताती हैं, और उससे पहले बताती हैं भाषिक भेद कि भाई बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ पढ़ती थीं, जैसे अवध की लड़कियां भी उनके साथ पढ़ रही थीं, ठीक है, बुंदेलखंड की लड़कियां भी उनके साथ पढ़ रही थी, लगभग लगभग मध्य भारत में हर क्षेत्र से लड़कियां आकर पढ़ रही थी, और सब लोग अपनी भाषा में बात किया करते थे, लोग एक दूसरे की भाषा को समझा करते थे, लोग एक दूसरे के तौर तरीकों को एक्सेप्ट किया करते थे, ठीक है, ये बात बताती हैं लेखिका। अब देखिए आगे क्या होता है, घटना का भी जिक्र कर रही हैं कि भैया एक बार ये होता है कि जिस जगह ये पढ़ रहे थे, ठीक है, यानी कि जिस कंपाउंड में वो रह रहे थे, उसी कंपाउंड में जावरा के नवाब भी रहते थे, ठीक है, और जावरा के नवाब से इनकी मित्रता हो जाती है, तो उनकी जो माता जी होती हैं ना, यानी कि जावरा के नवाब की बेगम, वो कहती हैं लेखिका से कि हमको ताई साहब कहा करो, और यहाँ लेखिका बताती हैं कि ताई साहब जो थी वो बहुत ही खुले मिजाज की स्त्री थी, बहुत ही अपनापन उनसे हो जाता है, ठीक है, होता यह है कि उनके बच्चों का जन्मदिन हमारे घर मनाया जाता है और हमारे बच्चों का जन्मदिन उनके घर मनाया जाता है, ठीक है, और आगे लेखिका ये बताती है कि बात केवल यहीं तक समाप्त नहीं होती है, ताई साहब के जो बच्चे थे उनको हम राखी बांधा करते थे, ठीक है, यानी कि लेखिका जो थी वो नवाब साहब के लड़कों को राखी बांधा करती थी, और फिर बताती हैं कि भाई ये केवल हम नहीं किया करते थे, उनकी तरफ से भी इसी तरीके का रिस्पॉन्स आता था कि जो ताई साहब थी वो बताती हैं अपने बच्चों को कि भाई जब तक आपको राखी ना बांधी जाए तब तक आपको निराहार रहना है। तो इस तरीके से कल्चरल वे में दिखाया गया है कि कितना सौहार्द वहाँ हुआ करता था। अब आगे लेखिका ये बताती है कि ये सारी चीज़ें अब जो है ना वे कल्पना मात्र से ही लगती हैं। क्यों कल्पना मात्र क्यों लगती हैं? क्योंकि आज की स्थितियाँ बदल चुकी है। इसी के साथ लेखिका एक घटना का और जिक्र करती है कि भैया होता ये है कि लेखिका का एक भाई जो है वो जन्म लेता है, छोटा भाई जन्म लेता है। तो जो ताई साहब होती हैं वो उनके घर जाती हैं और नेंग देती हैं, और नेंग के बदले जो भी मांगा जाता है वो मांग लेती हैं, ठीक है। फिर बाद में उसी बच्चे का नाम वो रखती हैं मनमोहन, ठीक है। और जब मनमोहन का नाम रखा जाता है तो वो नाम बहुत आगे तक चलता है, बहुत सारे जीवन भर उसी नाम को ना वो जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि भाई कैसा सौहार्द था, धर्म जाति या भाषा का कोई भी बंधन उस समय नहीं था, लोग एक दूसरे से दिल खोल कर मिला करते थे, ठीक है। अब यहाँ बात बात आती है बेटा मनमोहन की। तो वही मनमोहन वर्मा आगे जाकर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर रहे, जिनमें ना गोरखपुर यूनिवर्सिटी रही, जम्मू यूनिवर्सिटी रही, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बड़ा बड़ा काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का एंड होता है, और यहीं इस चैप्टर के एंड के साथ ही साथ हम समझ जाते हैं कि महादेवी वर्मा का बचपन किस तरीके का रहा था। अब बेटा बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ, क्योंकि परीक्षा में तो प्रश्नोत्तर ही लिखना है हमें। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं और यहाँ किस तरीके से हमें उत्तर देना है। तो इसी क्रम में पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की कैसी दशा थी। तो बेटा एक कथन दिया है, फिर उसके आलोक में हमें बहुत सारे कथनों का व्याख्या करनी है। तो देखो बात यह है कि पहला कथन हमसे क्या पूछा गया है, उस समय लड़कियों की कैसी दशा थी। तो देखो बेटा 1900 के दौर में चूंकि देश गुलाम था, ठीक है, कई तरीके के आक्रमण हम झेल चुके थे, चाहे वो सांस्कृतिक आक्रमण हो, चाहे वो राजनीतिक आक्रमण हो, चाहे वो सांपत्तिक आक्रमण हो, तमाम तरीके के तरीकों से हम त्रस्त थे। तो वहाँ लड़कियों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। लोग ना लड़कियों को पानी में डुबाकर या किसी भी तरीके से मार दिया करते थे, ठीक है। ये बहुत कड़वा सत्य है, लेकिन ये सत्य है कि 1900 के दौर में स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं थी। बाद में स्त्रियों को के जीवन को सुधारने के लिए कई तरीके के आंदोलन भी चलाए गए, कई तरीके के ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने स्त्री सुधार के आंदोलन चलाए, ठीक है, समाज में स्त्रियों की स्थिति उन्नत हो इस चीज़ के लिए आंदोलन चलाए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था बेटा कि उस समय की स्थिति जो थी वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी नहीं थी, समाज में लड़कियों को हे दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। अब बेटा बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो बेटा देखो परिस्थितियां बदली हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखना है कि आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को कम करते हैं। देखो वही बात है कि देखो पहले एक समय था, आज का समय बदला है, तो आज के समय में लड़कियों में और लड़कों में कोई भेद नहीं है, ठीक है, और स्थितियां पहले से अच्छी हैं। पर कुछ कुछ जगह कुछ कुछ लोगों की मानसिकता आज भी वही है। तो ऐसे लोग हर जगह हर समाज में पाए जाते हैं। थोड़ी बहुत बुराइयां तो हर जगह समाज में होती ही हैं। पर वर्तमान में यदि हम बात करें तो सरकार भी जागरूक हुई है, बेटी पढ़ाओ
बेटी बचाओ जैसी योजनाएं भी लॉन्च कर रही है सरकार, स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, ठीक है, स्त्री सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो इन तमाम कदमों को देखते हुए लगता है कि आज का जो समाज है ना, वो स्त्रियों की दशा और दिशा दोनों को प्रखर करने के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न का उत्तर हमको लिखना है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखिका उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो बेटा लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। उसे लगता था कि उर्दू फारसी नहीं सीख सकती। उसे उर्दू फारसी पढ़ने के लिए जब मौलाना आते थे, यानी कि मौलवी साहब आते थे, तब लेखिका पलंग के नीचे छुप जाया करती थी और इस तरीके से वह कभी भी उर्दू और फारसी नहीं सीख पाई, ठीक है। तो ये एक विशेष कारण था कि भाई जिस चीज़ में हमारी रुचि नहीं होती उस चीज़ को हम सीख नहीं पाते हैं, और जब सीख ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसे उस चीज़ को हम जानेंगे, ठीक है। तो ये एक विशेष कारण था कि उर्दू क्यों नहीं सीख पाई लेखिका। अब बढ़ते हैं बेटा आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो बेटा लेखिका ने किन किन बातों का उल्लेख किया है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। जैसे माता के हिंदी प्रेम का उल्लेख किया है कि उनकी जो माता थी वो हिंदी की बड़ी प्रेमी थी और उन्हें जो हिंदी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो माता से ही मिली थी। उन्हें लेखन और गायन का शौक था, भाई वो गाती भी थी और लिखती भी थी, ठीक है, और थोड़ी बहुत हिंदी के साथ साथ वो संस्कृत भी जानती थी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या था भाई, बड़ी धार्मिक स्त्री थी, बहुत ही धार्मिक स्वभाव था, पूजा पाठ किया करती थी और शाम को मीरा के पद भी गाया करती थी। तो कुल मिलाकर लेखिका की जो माता थी वो एक आदर्श भारतीय गृहिणी थी, उनमें वो सारे गुण थे जो एक आदर्श भारतीय गृहिणी में होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जाना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जावरा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? तो देखो बेटा होता यह है कि जावरा के जो नवाब होते हैं उनकी जो पत्नी होती है उनके साथ लेखिका के बड़े घनिष्ठ संबंध होते हैं। दोनों परिवारों का आपस में मिलना जुलना होता है, रोटी के माहौल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे को परिवार मानते हैं और दोनों भाई बहन मानते हुए एक दूसरे को राखी मानते हैं। पर आज के दौर में जहां सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हो चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग कुछ चीज़ें तो मैं बाहर भी दिखाई देती हैं। इस माहौल में उस माहौल की कल्पना कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि देखो लेखिका जिस दौर की बात कर रही हैं वो दौर था आज़ादी के समय का दौर, ठीक है। लगभग लगभग 1907 में लेखिका का जन्म होता है और जब लेखिका पढ़ रही होंगी तो करीबन करीब 1920 या 1922 का माहौल हो जाता है और इसी दौर में नींव रखी जाती है भारत विभाजन की, यानी कि पाकिस्तान की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं उस दौर में। तो उस तरीके से सांप्रदायिकता भी बढ़ने लगती है, धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम होने लगता है। और इस दौर में लेखिका ध्यान करती है कि भाई उस दौर वो भी दौर था कि जब नवाब साहब हमारे घर आया करते थे, हम उनके बेटे को राखी बांधा करते थे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं, पर आज वो दौर बदल चुका है। तो वही उसी संदर्भ में उन्हें आज का माहौल स्वप्न जैसा लगता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज़ैबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। ज़ैबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी वर्मा से आप क्या अपेक्षा होती? तो देखो बेटा होता ये कि ज़ैबुन्निसा भी उनका सारा काम कर देती है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ज़ैबुन्निसा के स्थान पर आप होती तो आपकी अपेक्षा क्या होती? तो भाई सिंपल सी अपेक्षा हमारी ये होती कि जिस तरीके से हम उनका सहयोग करते हैं वो उसी तरीके से हमारे साथ प्रेम और आदर से व्यवहार करें, हमारे साथ प्रेम और आदर के साथ पेश आएँ। ये तो महत्व की इच्छा होती ही है कि भाई कुछ दे या ना दे कोई, पर प्रेम से तो बात करे। तो ये बेटा एक इच्छा हो सकती है। अब यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है ना, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं। क्यों? क्योंकि देखो खुद प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो आप ये समझ पाएंगे कि आपने कितना सीखा, कितना आपका सीखने के लिए अभी बाकी है। दूसरी चीज आपका लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया हमसे, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण में के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे? तो देखो बेटा पूछा ये जा रहा है इस प्रश्न में कि भाई महादेवी वर्मा को मिला था कटोरा। अगर सोच लीजिए आपको कोई कटोरा मिल जाए, कटोरा मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत कीमती हो, और उसको आपको देश हित में देना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? तो बिल्कुल बात है कि भाई देश हित में कोई भी कार्य करना पड़े हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आफ्टरऑल सब चीज़ों के बाद ये जो देश है ये हमारी माता ही तो है। इसीलिए तो कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च। इसी बात को लेकर तो कहा जाता है ना कि हमारी जो जन्मभूमि है, यानी कि जो हमारी ये मिट्टी है, ये हमारी माता है। तो अगर हम अपने लिए कोई बहुत कीमती चीज़ अपनी माता को अर्पित कर देते तो उसमें क्या ही बुरा मानने वाली बात है, ठीक है। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, महादेवी जी के
इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर अपने बचपन की कोई स्मृति उभर आई होगी तो उसे संस्मरण शैली में लिखिए। तो बेटा यहाँ ना इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ये होमवर्क है। पर यहाँ मैं बता देता हूँ कि संस्मरण शैली किस तरीके से आपको प्रयोग करनी है। तो देखो, संस्मरण शैली ना लगभग लगभग डायरी की जैसी ही होती है, जैसे आप डायरी लिखते हैं, पर वहाँ ना आप सीधी घटनाओं का वर्णन कर रहे होते हैं। यहाँ आपको उसकी रूहानियत का वर्णन करना होता है कि उस घटना के पीछे आपकी क्या भावना थी, उस घटना में आपको कैसे आपने उस भावना को संजोया। तो सबसे पहले आप अपना डेट लिख सकते हैं, चाहे तो दिन या दिनांक बता सकते हैं कि भाई ये जो घटना है वो किस दिनांक की थी, ठीक है। फिर आगे आप ये बता सकते हैं घटना कि भाई घटना क्या थी या कौन सी चीज़ थी, ठीक है। और शैली क्या होगी, तो शैली भाई आप अपने अंदाज में लिख सकते हैं कि वो दिन भी क्या दिन थे जब हम उनसे मिले थे और उन्होंने हमसे बात की थी। तो इस तरीके से जो आप चाहें वो आप लिख सकते हैं, बस घटना बहुत ही रोचक होनी चाहिए और उस घटना को रोचक बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। तो इस तरीके से बेटा ये होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप ये होमवर्क कर पाए, और अगर आप चाहें तो कमेंट करके सारा का सारा उत्तर भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। महादेवी ने कवि सम्मेलन में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। आपने विद्यालय में होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। तो बेटा डायरी शैली में देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो, डायरी शैली में क्या करते हैं कि घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो बिल्कुल सरल है। क्या आपने आज तक किसी भी साहित्य कार्यक्रम में या किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है, और यदि लिया है तो जो बेचैनी होती है उसको लिखना है। तो बहुत ही साधारण बात है डायरी शैली। तो बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान कीजिए। जब हमने सांवरे सपनों की यादें पढ़ा था, वो चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, जाबिर हुसैन का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था डायरी विधा, और क्वेश्चन भी था डायरी विधा में लिखने के लिए। तो उस विधा को याद कीजिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताता जा रहा हूँ कैसे लिखना है। तो देखो सुनो, सिंपल वही पुराना वाला तरीका, डेट डाल दीजिएगा यानी कि दिनांक डाल दीजिएगा और फिर अपनी घटना का वर्णन कीजिएगा। लिखने के क्रम में बेटा अगर आप अच्छा उत्तर लिखना चाहते हैं, देखो हिंदी का एक टेक्निक होता है लिखने का। एक होता है मशीनी भाषा की, जो पूछा जाए आपने लिख दिया, ना उसमें इमोशन है ना उसमें फीलिंग है। एक दूसरी चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ में फीलिंग डालना। देखो कविताएं अच्छी क्यों लगती हैं, इसलिए नहीं कि उसमें शब्द बहुत अच्छे अच्छे हैं, नहीं, उसमें छुपी हैं भावनाएं, उसमें छुपी हैं जो व्यक्ति ने अनुभव किया है। तो हमेशा किसी भी रचना को अच्छा बनाने के लिए, किसी भी उत्तर को अच्छा बनाने के लिए उसमें अपनी भावनाएं डालना जरूरी है। तो सोच सोच कर, समझ समझ कर लिखिए और कमेंट कर कर बताइए कि आपने कैसा लिखा है, कहाँ आपको तकलीफ गई है, कहाँ आपको ऐसा लगा है कि सर थोड़ा सा आप मुझे हिंट कर देते। वैसे तो मैंने सारा सब कुछ बता ही दिया है, तो कमेंट करके सारी चीज़ें बताते रहिएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये था बेटा चैप्टर का एंड। इस तरीके से हमने महादेवी वर्मा से जुड़ा मेरे सपनों की यादें, ठीक है, मेरे बचपन की यादें, ये चैप्टर समझा, पढ़ा, जाना। अब बारी है आपकी बेटा, यदि कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो कमेंट कर कर पूछ लीजिएगा। हम हमेशा आपकी हर समस्या का समाधान करते ही हैं। तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।